सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासी और नज़रियाती इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने पहले ही दौरा अमेरिका में सिफारतकारी का बड़ा मैच जीत लिया है। यह बात भी हकीकत है कि पहली बार ना सिर्फ अमेरिकी सदर ने कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका तस्लीम किया, बल्कि इस तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश भी कर दी है। कश्मीरी इस बात पर खुश हैं कि पहली बार किसी पाकिस्तानी रहनुमा ने अमेरिकी सदर के सामने इनके लिए आवाज उठाई है। कहा यह जा रहा है कि इन मेहरबानियों का सिरा अफगानिस्तान से जुड़ा है। अमेरिका अफगानिस्तान पर सालाना 113 अरब डॉलर खर्च करके भी जंग नहीं जीत सका। इसे अब अफगानिस्तान से बाइज्जत वापसी के लिए पाकिस्तान का ताउन चाहिए। इसीलिए ट्रंप पाकिस्तानी इमदाद की बहाली का इंदिया भी दे रहे हैं। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिका पर वाज़ेह कर दिया है कि वो एड नहीं, ट्रेड पर पाक अमेरिका ताल्लुकात की बुनियाद रखना चाहते हैं। यह भी मानना पड़ेगा कि पहली बार डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की भी उम्मीद जाग उठी है। सच यह भी है कि अमेरिका में इमरान खान को जितनी पजीराई और मोहब्बत मिली है, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। यह वॉशिंगटन में होने वाले ज़िमुशान जलसे की सूरत हो या फिर व्हाइट हाउस में दिल नवाज मेजबानी की शक्ल में हो, अमेरिकी और इंटरनेशनल मीडिया में इसका चर्चा है। सोशल मीडिया पर भी यही ट्रेंड टॉप कर रहा है। मुबारकबादें दी जा रही हैं। बिलावल भुट्टो ने भी इस कामयाबी का एतराफ करके मुस्बत सोच का मुजाहरा किया है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ जगहों पर सफ़े मातम भी बिछी है। अमेरिकी सदर की पेशकश कश्मीर के सालिसी के लिए, इस पर भारत का गम तो समझ आता है, लेकिन यह समझ नहीं आता कि नून लीग वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कामयाब दौरा अमेरिका से क्यों परेशान है। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब। लेकिन आज की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं उस पर पहले रिपोर्ट। असद खरल साहब, एक बात तो समझाएं, ये क्या वजह है हर तरफ आप मीडिया देख लें, इंटरनेशनल मीडिया देख लें, अमेरिका देख लें, हर जगह पर हर बात की तारीफ हो रही है, हर तरह के सवालात वहां पर किए गए हैं इमरान खान से, उसके उन्होंने जवाब दिए हैं, हर तरह से उनकी तारीफ हो रही है। लेकिन भारत में सफ़े मातम बिछी है। वो परेशान है कि जनाब ये किस तरह से उन्होंने सालिसी की बात कर दी, और ये किस तरह से उन्होंने कह दिया कि जनाब मोदी ने भी कहा था कि जनाब ये कश्मीर का मसला हल कराएं, ट्रंप ने ये बात कह दी। अब वो परेशान है, बुखलाए हुए हैं। लेकिन उसके साथ ये मरीम साहिबा भी परेशान है। ये क्या वजह है, ये दोनों तरफ परेशानी क्यों है? उसामा साहब, पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल एक ऐसी एक घड़ी है, एक ब्लेसिंग है पाकिस्तान के ऊपर, अल्लाह की रहमत है। मैं जो बात कह रहा हूँ उसकी एक वजह है कि आज पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, वो सिविल हो या अस्करी क़यादत हो, ये जो सारी चीज़ें आपने देखी, इतना बड़ा और इतना कामयाब दौरा कि पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में जो सफारती महाज के हवाले से पाकिस्तान को ऐसी कामयाबियां मिली हैं, शायद 2, 3, 4 दहाइयों में भी इतनी कामयाबियां, इतना कामयाब दौरा किसी सरबराह मुल्कत का नहीं था अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही। डोनाल्ड ट्रंप साहब, अमेरिकी सदर ने जिस तरीके से कहा कि इवन के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी कहा था मसला कश्मीर के हवाले से, अमेरिका ने पहली मरतबा एतराफ़ किया कि पाक जो अफगानिस्तान के मसले के हवाले से पाकिस्तान के पास वो ताकत है जो किसी और मुल्क के पास नहीं है। ये अमेरिकी सदर कह रहा है। ये बहुत बड़ा एडमिशन है। यानी उनको अब समझ आ गई है कि अफगान मसले का हल जो है, एक तो जो फौजी नहीं है, सियासी हल है, जो 18 साल पहले इमरान खान ने कहा और वजीर आजम जो हलफ लेने से पहले उन्होंने कहा, उस चीज़ को इंडोर्स किया। फिर आप देखें हमारी जो आर्मी की क़यादत है, ये भी मैं कहता हूँ इस मुल्क के ऊपर अल्लाह ताला के एक रहमत है कि वो किसी पॉलिटिकल किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। जनरल बाजवा साहब की जो डॉक्ट्राइन है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपने देखा किस तरह दावड़ के हवाले से और बहुत सारे मामला हैं, आर्मी उसके अंदर DGIS ने बड़ी डिटेल से चीज़ें दी कि PTM किस तरह पाकिस्तान के अंदर कर रही है। लेकिन चूंकि एक पॉलिटिकल पीछे पार्टियां भी थी, उन्होंने उनका नेक्सस बता दिया कि इनके इंडिया के साथ राब्ते हैं, किस तरह फंडिंग होती है, किस तरह अफगानिस्तान NDS और रहा। लेकिन उसके बावजूद उनका
कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। बिल्कुल सही। और आप देख रहे हैं सीटीडी जो पुलिस है वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही। फिर इसके बाद DGISI जनरल फैज हमीद के हवाले से आप देखें किस तरीके से उन्होंने बहुत सारे इससे पहले प्री मीटिंग्स हुई। देखें अस्करी क़यादत की अपने तरीके से, इंटेलिजेंस CI और ISC की अपनी मीटिंग्स पहले हुई, आर्मी चीफ और जो पेंटागन की जो उनके जो चीफ ऑफ जो स्टाफ हैं उनकी अपनी मीटिंग्स हुई पहले, मुख्तलिफ उनके राउंड्स हुए पहले जाने से पहले। फिर इमरान खान साहब से पहले आपने देखा DGISI ने चार्ज संभालने के बाद उनकी मुलाकात हुई। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से उनकी 1-on-1 मुलाकातें हुई। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वजीर खारजा, मैं समझता हूँ उनको भी क्रेडिट अगर ना दिया जाए तो ये भी ज्यादती होगी। सबकी काबिश तो ये एक टीम वर्क था कि पाकिस्तान का जो वजीर आजम है जो पर्चियों पे नहीं चलता, जो पर्चियों का सहारा उसको नहीं चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस देखें। एक तो उन्होंने आपस में मीटिंग की, कंसेंसस किया, और इमरान खान साहब जिस तरह बैठे हैं लग ये रहा था कि ट्रंप उनसे मुलाकात करने आए। जैसर देखिए, फिर ट्रंप की जो अहलिया है जो अमरीकी खातून अव्वल है, जिस तरीके से इमरान खान साहब को पाकिस्तानी वजीर आजम पाकिस्तान के लिए फख्र है कि उन्होंने जिस तरीके से होस्ट किया, जिस तरीके से वेलकम किया, और फिर अपना ट्वीट उन्होंने शेयर किया, यानी पाकिस्तान के वजीर आजम के हवाले से जो पिक्चर्स थी वो उन्होंने शेयर की। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने पहली मर्तबा पाकिस्तान का मुकदमा, क्योंकि हमें हमेशा डीलर मिले हैं, हमें हमेशा सियासतदान मिले हैं, लेकिन लीडरशिप जो है वो, अगर हम ये, मैं बहुत बड़ा नहीं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, लेकिन कायदे आजम के बाद या और 2-4 जो लीडर हैं, भुट्टो भी उसमें लीडरशिप के उनके अंदर मतलब बहुत सारी क्वालिटीज थी। इमरान खान वो आदमी है जो अपनी बात कर सकता है, किसी के सामने खड़ा होकर, इस तरह कहते हैं डट के खड़ा है। वो वाकई आपने देखा कि वो आंखों में आंखें डाल के बात करने का उनको सलीका भी आता है। अमेरिकी सदर को किस तरीके से राम किया, किस तरह से अपनी बातें मनवाई, जिस तरीके से इंटेग्रिटी, और जो वो कहते थे ना पाकिस्तान एक अजीम कौम है, उस अजीम कौम को जिस तरीके से एक्सेप्ट किया है, और मैं समझता हूं इसके ऊपर आप अगर सफ़े मातम बिछ रही है, भारत में तो बिछनी चाहिए। और भारत वो काम नहीं कर सकता जो नून लीग के लोगों ने, जो PTM के लोगों ने, BLA वालों ने या पीपल्स पार्टी ने वहां पे जो गंद करने की कोशिश की। अब बिलावल खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हाथ ना पहुंचे थू कौड़ी। अब बिलावल साहब मरता क्या ना करता, अब उनके पास और रह क्या गया है। अब नून लीग वाले जो कर रहे हैं, अब इसमें से भी अगर कीड़े आप निकालें, जिसपे करोड़ों रुपए होते थे, जहाज भर भर के साफियों के ले जाए जाते थे, अपनी फैमिलियों को लेके जाता था, पोते बिलावल ने कम से कम कहा है कि बहन भाई इंटरनेशनली जहां पर हो वहां पर हम हिमायत के लिए तैयार हैं, अपने इख्तलाफात अपनी जगह। तो बिलावल ने कम से कम इतना तो कहा, लेकिन नून लीग का बिल्कुल ही और वतीरा नजर आ रहा है। बाबर डोगर साहब, वो सिविल और उसकी क़यादत की बात की एक पेज पर है, तो मरियम भी ये तस्वीरें दिखाती रहीं कि जनाब उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ भी अस्करी क़यादत गई थी और वो उन्होंने शेयर की। अब उसका भी जवाब, और ये जो अब वो सिलेक्टेड की जो एक रट थी, वो इसके बाद ये जो इंटरनेशनल एक इमेज नजर आया है इमरान खान साहब का, वहाँ जो जलसा हुआ है, मतलब जिनको आप कहते हैं कि जनाब वो लीडर थे, तो आज तक वो इसका तो मेरा ख्याल है 100वां हिस्सा भी नहीं कर सके इस तरह का जलसा। तो वो क्या पाकिस्तानी नहीं वहां पर जिन्होंने दिखा दिया कि वो किसको समझते हैं कि पाकिस्तान का लीडर है? उसामा साहब, मरियम साहिबा पता नहीं क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब के जितने भी जलसे थे अमेरिका के, तो वो बड़े क्लियर थे कि फौजी जो हमारी फौज और जो हमारा सिविल का अदारा था, इनमें डिफरेंसेस मौजूद थे। डॉन लीक्स जिस तरह से आई और जिस तरह से वो सारी चीज़ें अनफोल्ड हुई हमारे सामने आई, उससे ये क्लियर पता चलता था कि फौज किसी और सिमत में चल रही है और हमारी सिविल गवर्नमेंट किसी और सिमत में चल रही है। यही वजह थी कि 5 साल जो PMLN का दौर था, पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हुआ, दुनिया में आइसोलेशन का शिकार हुआ, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं थी, फॉरेन मिनिस्टर ही कोई नहीं था, कोई फॉरेन हमारी गवर्नमेंट की कोई फॉरेन डायरेक्शन ही कोई नहीं थी। सारी दुनिया के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब थे। ये जब से नई गवर्नमेंट आई है, जब से सिविल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दोनों एक पेज पर आए हैं, आप देखें कि पहले दिन से लेकर, चाहे वो करतारपुर का इंसिडेंट हो, चाहे वो पुलवामा का इंसिडेंट हो, चाहे वो ये जो हमारा ये गुलभूषण का जो यादेव का जो कोर्ट का आपका डिसीजन आया वो हो, या फिर इमरान खान की अमेरिका का दौरा हो, हर इंसिडेंट में इंडिया को पाकिस्तान के मुकाबले में
हजमियत का सामना करना पड़ा है। आप देख लें, करतारपुर में पाकिस्तान ने एक लिवरेज लिया, पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया, इंडिया को उसमें मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद आप आ जाए पुलवामा पे पहली मर्तबा सारी इंटरनेशनल जो मीडिया था, जो सारी दुनिया थी, वो पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई थी, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी। और उस वक्त भी इंडियन जो मीडिया था वो आग भगोला हुआ था और अल्टीमेटली उनको हजबियत का सामना करना पड़ा, एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा। इंडिया अपना त्यारा यहाँ पर गिरा बैठा। उनके जिस तरह पायलट को हमने वापस किया, पाकिस्तान का में बहुत बेहतर खुल के सामने आया। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में देख लें, जिस तरह से गुलभूषण का केस पहले लड़ा गया और जिस तरह से अब लड़ा गया, उसकी सारी प्रोसीडिंग मैंने सुनी। जितना इफेक्टिवली पाकिस्तान ने गुलभूषण का केस लड़ा, उस पर जो फैसला आया उस पर भी इंडियन मीडिया जो था वो बगले झांकता रहा। उसको कुछ नहीं, इंडिया ये टोटली जो है जो आलमी अदालत थी उसने पाकिस्तान का नैरेटिव माना और इस चीज को माना कि इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा है, इंडिया पाकिस्तान में बलोचिस्तान की अलहदगी तहरीक को सपोर्ट करता रहा है, इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो भी बड़े बड़े इंसिडेंट थे उसमें ये इंडिया के जासूस जो है वो उसमें ये काम करते रहे हैं। उसके बाद अब जो इमरान खान साहब का दौरा हुआ, अब देखिए कुदरत मेहरबान होती है, अगर आपका लीडर सिंसियर और मुखलिस हो तो अल्लाह ताला की जात भी उसके साथ होती है। ये अमेरिका का दौरा कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतना कामयाब होगा। आज से साल पहले के ट्रंप के ट्वीट पढ़ के देख लें, जिस तरह से पाकिस्तान में अमेरिका की $300 मिलियन की जो इमदाद थी, फौजी इमदाद, उसको बंद कर दिया गया। किस तरह से वो पाकिस्तान पर इल्जामात की बुछाड़ करते रहे, किस तरह से वो ये कहते रहे कि पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा दिया, डिसीट किया। लेकिन वही जो थे वो पाकिस्तान की तारीफें कर रहे थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तारीफें कर रहे थे कि जनाब पाकिस्तान का रोल जो है वो बहुत बहुत सिग्निफिकेंट है अगर अफगानिस्तान में अमन लेके आना है। और उसके बाद जो वो बात जो शायद सबसे 70 साल तारीख में पहली मरतबा इतनी बड़ी बात की कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डायरेक्टली सारी दुनिया के मीडिया के सामने ये कह रहा है कि मुझे नरेंद्र मोदी ने ऑफर की, मुझसे रिक्वेस्ट की, ख्वाहिश का इजहार किया कि जनाब आप कश्मीर में मेडिएटर का रोल प्ले करें और कश्मीर का मसला हल करवा दें। मुझे एक बात बताएं, नरेंद्र मोदी, सारा इंडियन मीडिया चीख रहा है जी अमेरिकन प्रेसिडेंट झूठ बोल रहा है। वो ये क्यों नहीं समझते कि उनका अपना प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी बात से भाग गया है। सही, ये उसने ऑफर की होगी क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में मूवमेंट चल रही है, जिस तरह से इंडिया की 12 लाख फौज वहाँ पर है, जितना खर्चा इंडिया का वहाँ पर आ रहा है, जिस तरह से सारी दुनिया का इंटरनेशनल जो मीडिया है वो इंडिया के खिलाफ लिख रहा है, इंडिया पे प्रेशर बढ़ा रहा है, अमेरिकन प्रेशर इंडिया पे है कि भाईजान ये 70 साल का इशू है, इसको अब खत्म किया जाए। तो मोदी जो है, और ये पहली दफा नहीं है, मैंने खुद इसको रिपोर्ट किया 2006 में, खुद खुर्शीद महमूद कसूरी जो है उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से मुशर्रफ गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट जो थी वो कश्मीर के इशू पे मसला हल होने के करीब आ गया हुआ था। दोनों गवर्नमेंट जो थी इस पे सारे डोजियर तैयार थे, सिर्फ सिग्नेचर रह गए थे कि अचानक पाकिस्तान में जज साहब की तहरीक स्टार्ट हुई और उसके बाद सिचुएशन चेंज हो गई। तो इसका मतलब ये कि सेटलमेंट का इशू तो पहले भी करीब करीब पहुंच गया हुआ था और अब जो है उसको वहीं से उठाना है। तो इसमें देखें, आज मैं स्टेट डिपार्टमेंट की जो उन्होंने उनकी क्लैरिफिकेशन पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, स्टेट डिपार्टमेंट अपने प्रेसिडेंट ट्रंप के बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है। अच्छा, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि जनाब हम ये मानते हैं कि ये बायलैटरल इशू है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ट्रंप ने भी यही कहा था कि ये बायलैटरल इशू है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी ने मुझे रिक्वेस्ट की तो मैंने इसलिए इस पे कि मैं दोनों के दरमियान आर्बिट्रेशन करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने मुझे कहा। तो स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा जी कि अगर इंडिया पाकिस्तान तैयार है तो हम उस पर आर्बिट्रेशन करना चाहिए, बड़ी बात है। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि हम ये चाहते हैं कि दोनों ममालिक बैठ के इस इशू पे बैठे और हम उनके दरमियान इस पे आर्बिट्रेशन कराने के लिए तैयार है। तो स्टेट डिपार्टमेंट, इंडियन मीडिया जितना मर्जी चीखता रहे, स्टेट डिपार्टमेंट अपने प्रेसिडेंट के बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ है। उन्होंने इस चीज को डिनाई नहीं किया और वो ये समझते हैं कि ये मसला हल होना चाहिए और इंडिया इस पे थर्ड पार्टी बनकर दोनों ममालिक के दरमियान इस इशू पे तस्वीर कराने को तैयार है। अच्छा, असद खरल साहब, जो बात की फॉरेन डायरेक्शन कोई नहीं थी, फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं थी मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो
तो तारीखी दौरे तो उस दौर में होते रहे हैं, जरदारी साहब के दौर में होते रहे हैं, अरबों रुपया खर्च हो गया उन दौरों पर, तो फिर उनका मकसद क्या था? मकसद मैं बता देता हूँ जो बड़ा शॉर्ट है, वो कोई अपने फिर वहाँ बिजनेसेस वगैरह के लिए, क्योंकि आप बिजनेस मिलते थे। आप देखिए कि Families पहले भी भी दौरे जाती होते रहे। पहले दौरा हुआ था नवाज शरीफ साहब का अमेरिका का, आपने देखा कितने उनके खानदान के अजीज़ों कारब दोस्त अहबाब लेके गए, और उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, जिस तरह तस्वीरें बनाई गई, जिस तरह खातून अव्वल मिशेल ओबामा से मिला गया, और उस दौरे का इम्पैक्ट भी आपने देख लिया, करोड़ों रुपए पे पड़ा और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ओबामा साहब जिस तरह इंडिया में आए, पाकिस्तान में आए ही नहीं, और क्लिंटन साहब थोड़ी देर के लिए आए। और उसके बाद मोदी साहब से जो खुफिया अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को भी भेज दिया कि जी आप चले जाएं, और वहाँ पे जिस तरह उनको बुलाया गया और जनरल जिस तरह आए गए, और जिस तरह फिर मरी में मुलाकातें हुई, क्योंकि मामला ये था कि इंडिया के अंदर उनके अपने स्टेक्स हैं, उनकी सरमायाकारी है, और जिस तरह से कि जिल्लत अमेज तरीके से एक पाकिस्तान की जो अजीम कौम है उसके लीडर के अपने स्टेक्स की वजह से जगह जगह में जग गनसाई का देखनी पड़ी। और दूसरी बात यह है कि जब भी फ़र्क क्या है इमरान खान और जरदारी या नवाज शरीफ साहब के जो 10 साल की पिछली अगर हुकूमत है, कंपेयर जो अगर डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है, नवाज शरीफ साहब जाते थे तो वहाँ पे शिकायतें लगाते थे, जी आर्मी से हमें बचाया जाए, पाक फौज हमें डरा रही है, ISI हमें काम नहीं करने दे जा रही, काले तंजीमों को वो पाल रहे हैं, दहशतगर्दी पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, हम बेबस हैं, हमें बचाया जाए। ये कहानी होती थी, रोना धोना, और हमें बचाया जाए, और हमें जनाब हम आपके गुलाम हैं, गुलाम इब्ने गुलाम, और ये हम पैसे लेकर आ रहे हैं आपके मुल्क में। अच्छा, एक तो ये है, यानी बरतानिया कहता है कि आप हमारे बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, दूसरा जो मेजर हर मुल्क डिफरेंस में है, इन्वेस्टमेंट करने चले गए। मोदी पाकिस्तान आते हैं और उनकी आमद का पता कैसे चलता है कि वो काबुल से निकलते हैं और एक ट्वीट करते हैं कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, वो तो उनकी मेहरबानी है, नाश्ता ट्वीट उन्होंने मैंने कर काबुल में किया, खाना मैं लाहौर में खाऊंगा ये तो और 1965 दिल्ली में वाली जंग जाऊंगा। का मामला है। यानी कि पाकिस्तान कहा के कि- फॉरेन ऑफिस को नहीं पता, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को नहीं पता, इंटेलिजेंस इदारों को नहीं किसी पता, बंदे को नहीं पता, और मोदी के ट्वीट से पता चला कि वो पाकिस्तान इस तरह के खुफिया। और जंदाल वो बगैर पासपोर्ट के बगैर वीजे के पाकिस्तान आते हैं आपको और उनको मरी लेके जाया जाता है। लोहे का कारोबार है ना, पाकिस्तान जो कारोबार स्टील से है, बढ़कर क्या है? और क्या एजेंडा क्या लेके आए थे? एजेंडा क्या लेके आए थे कि अफगानिस्तान से स्टील जो निकलेगा अभी जो जाएंगे वो बरास्ता पाकिस्तान जाएगा, ट्रांजिट उसका रूट दिया जाएगा इंडिया, और दूसरा पाकिस्तान स्टील मिल के ऊपर किस तरह कब्जा किया जाएगा, क्योंकि हिल मेटल स्टेट भी है ना वहाँ पे, जो हुसैन नवाज साहब की सऊदी अरब में, जो अलखुमरा में जद्दा का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो अल अजीज का छोटी सी मिल बेची फिर बहुत बड़ी मेटल बन की स्टेट जो मिल, मामला ये है कि इनके अपने स्टेक्स हैं। दूसरी, जब गिलानी साहब और जरदारी साहब जाते थे और हुसैन हक्कानी साहब वहाँ पे क्या कर रहे होते थे, ये कहते थे कि जनाब हमें फौज से बचाया जाए, पाक फौज से हमें बचाया जाए, ISI और इंटेलिजेंस इदारे हमें जब काम नहीं करने देते, हम आपको सर्व करना चाहते हैं। फिर जिस तरीके से इन्होंने जो ब्लैक वाटर वाला मामला, इन्होंने कहा जी वो ISI की जो मैंडेटरी है या MI की जो रिपोर्टें हैं वो भी खत्म कर दी जाए। 5000 बंदा, और जिस तरह रेमंड डेविस जगह जगह पे आपको पता है, और इस्लामाबाद में और लाहौर में वीजा तो ऐसे जनाब वीजा बांट जो रहा था। बाप, क्योंकि प्रेसिडेंसी में ये सारी होती थी साजिशें, उनके थे स्टेक। इमरान खान क्यों कामयाब दौरा है, उसकी वजह यह है कि उसका दौरे का जो फोकस था वो पाकिस्तान के अवाम, मुल्क, उसकी जो है उसका कोई कारोबार नहीं है, उसका कोई स्टेक नहीं है। अच्छा। तो जब आपका स्टेक, दूसरी बात यह है कि उस बेचारे को इस तरह नहीं है कि उसको पर्चियों से पढ़ना पड़ेगा। अहम सबसे बड़ी बात, इंडियन लॉबी बहुत ज्यादा थी वहां पे, इन्फ्लुएंस, जिस तरह कल साजिद तारड़ साहब ने बताया, हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, जिस तरह साजिद तारड़ साहब हैं और जो लोग हैं, क्योंकि वो एडवाइजर हैं, एक तो उन्होंने इस दौरे में बड़ा अहम किरदार अदा किया, और बहुत सारे भी लोग हैं। इंडियन लॉबी इतनी मजबूत थी कि हमारी बात डोनाल्ड ट्रंप तक नहीं जा रही थी। इसकी वजह यह है कि अभी चंद दिन पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ट्वीट किया, हाफिज सईद के हवाले से टांट किया कि ये जी हमारे प्रेशर की वजह से पाकिस्तान ने इसको पकड़ा है। ये उनका मिजाज था। जी इमरान खान वो लीडर है, जब उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, उन्होंने पूरी चीजें, क्योंकि उनको अंग्रेजी भी आती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, उनको नॉलेज भी था, नॉलेज भी था, और इस ये कमजोरी है उन बेचारों की, क्या करें, नॉलेज भी था। हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने उनको ब्रीफ भी किया था, हमारे फॉरेन ऑफिस ने उनको ब्रीफ किया था, शाहमूद कुरैशी साहब ने, हमारे ISI ने, MI ने और आर्मी चीफ ने। इस बेस पे जब उन्होंने एक दो करके चीजें गिनवाई हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इतनी शॉकिंग बातें थी, इतनी शॉकिंग बातें थी। मैं ये बात जो कोट एंड कोट कर रहा हूं कि उन्होंने कहा इस तरीके से काश ये मुझे चीजें पहले पता चल जाती, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डरी जो सारी एक चीजें बात आई आपने हैं इंडियन लॉबी की- अफगानिस्तान के हवाले से उनको पता चल गया
कि वाकई पाकिस्तान ही बाद मुल्क है, क्योंकि इंडियन लॉबी उनको बेवकूफ बना रही थी। फिर उनको कश्मीर के मसले और पाक जो टिल्ट था ओबामा इंतजामिया का, जिस तरीके से इंडियन लॉबी बैठी थी, वो उनको समझ आ गई कि स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान सबसे ज्यादा उनके लिए अहमियत का ब्रेक का वक्त तो ये बात। अच्छा बाबर डोगर साहब, इससे पहले कि ब्रेक हो जाए 1-2 मिनट में अगर आप ये बात बता सकें, खरल साहब ने बात की इंडियन लॉबी की, तो वहां पर कुछ और लॉबिस्ट भी थे जो मीडिया के हवाले से उन्होंने बड़ी बात की, मीडिया पर पाबंदियां हैं, उसका भी उन्होंने जवाब दिया और मुझे अंदाजा था कि ये बात जरूर होगी। लेकिन मुझे वो भी याद आ रहा था कि कुछ मीडिया के लोग जब जाया करते थे साथ और उम्रों पर भी जा रहे हैं, उम्रा करने और दीगर जगहों पर, तो वो कसीदे लिखा करते थे कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जब उतरे, उनका जहाज ही उस फिजा में गया तो जनाब वो बारिश का माहौल बन गया, मौसम ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अजीब और गरीब वो कहानी लिखते थे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये इस तरह की फ्रीडम नहीं है, इस तरह की मीडिया फ्रीडम चाहिए, किस हवाले से वो कह रहे हैं? उसामा साहब, माजी में होता ये था कि जो मनपसंद मीडिया हाउसेज थे वहाँ पर जो ब्लू आइड किस्म के जर्नलिस्ट थे उनकी एक फ़ौज को साथ लेके जाया जाता था, जो वहाँ पर वही चीज़ें छाप रहे होते थे लोकल मीडिया में जो उनको दी जाती थी, जो उनको फीड की जाती थी। इसके अलावा वहाँ पर जो बड़े बड़े अखबार थे जैसे न्यूयॉर्क टाइम है, वाशिंगटन पोस्ट है, या दूसरे जो बड़े अखबार रहता है, वहाँ पर OGDCL या इस तरह के जो अदारे थे जिनका बहुत ज़्यादा बजट है मीडिया का। OGDCL का बजट इसलिए है कि सारी दुनिया में वो टेंडरिंग करते हैं, तमाम अखबारात के साथ वो लिंक्ड हैं। न्यूयॉर्क टाइम में को भी वो टेंडरिंग करते हैं और बिजनेस देता है। पाकिस्तान का एक ऐसे अदारे हैं जो बाहर की दुनिया को, मुझे पता है कि OGDCL के वहाँ उनके बजट से करोड़ों रुपया न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट या बड़े बड़े अखबारात को पेमेंट की जाती थी कि वहाँ पर वो इनकी मर्जी के आर्टिकल छापें, जहाँ पर नवाज शरीफ को सपोर्ट किया जाए, नवाज शरीफ या जरदारी साहब की फेवर में आर्टिकल छापे जाए। अगर आज भी खान साहब इसके ऑडिट का हुक्म दें तो पता चलेगा। नहीं सर, IB नहीं, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि OGDCL के बजट से करोड़ों रुपए की पेमेंट भी जाता था, करोड़ों रुपए की पेमेंट जो है वो न्यूयॉर्क टाइम और वाशिंगटन पोस्ट को की गई, वहां पर अपनी मनपसंद आर्टिकल लगवाने के लिए जब भी मियां साहब वाहिद दौरे पे जाते थे। खान साहब जो है उनके कोई हैंग्स अप नहीं, आप देखें कि वो डायरेक्टली मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब कभी इस तरह का कोई इंटरव्यू पूरा जहाज भी कोई नहीं बुक हुआ, आर्टिकल लगवाते थे। अच्छा ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हमने बात करनी है 25 जुलाई को जनाब यौम से अपोजिशन मनाना है। अब उसका क्या होगा, एक बड़ा कामयाब दौरा है, इसका बड़ा इमेज और एक इम्पैक्ट पड़ा है, उसमें क्या होगा। और ख़ास तौर पर आज बहुत ही एक अहम समात हुई है वीडियो स्कैंडल के हवाले से, हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला अब पता चला 25 जुलाई की तैयारियां बड़े दिनों से जारी हैं। ऑपोजिशन बहुत कुछ कह रही है, यौम स्याह मनाना है ऑपोजिशन ने, लेकिन खबरें कुछ अजीब व गरीब आ रही हैं। असद खरल साहब, आप तो कहते हैं कि जी ऑपोजिशन कोई कुछ नहीं कर सकती। मौलाना फजलुर रहमान साहब तो मिलियन मार्च करने लगे हैं, मिलियन मार्च, 10 लाख, मिलियन का मतलब है 10 लाख लोग तो उन्होंने इकट्ठे कर लेने हैं पेशावर में। तो आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा बनने लगा है तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ये मिलियन का वर्ड इस्तेमाल किया है, ये वाटरमेलन का कोई लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं कर दिया वैसे तो सीजन आउट होने वाला नहीं, आप यकीन करें मौलाना साहब से, आप वाकई मिलियन का है, मुझे शक है, मैंने शायद मेलन का कहा उन्होंने, ये अब काफी दिनों से उन्होंने करना था, ये तो भी मुलतवी किया उन्होंने। अच्छा, ये तो पहले होना था। मौलाना साहब बहुत थैंक यू वेरी मच कि आपने मुलतवी किया और कौम के लिए इतना बड़ा जो अजाब है। जब खान साहब लॉकडाउन करते थे, वो धरना देते थे, जारी बात है वो हराम था। इन्होंने कुछ दिन पहले करना था, लेकिन उन्होंने कहा कि जी 25 जुलाई को चूंकि अपोजिशन यौम स्याह मना रही है तो एक भरपूर कौम के वसी तर मफाद में और आईने पाकिस्तान के तनाजर में कर रहे हैं। और इमरान खान साहब के दौरे के लिए शायद उन्होंने तत्ल किया था ताकि कोई दौरा खराब ना हो जाए। लेकिन आप घबराए नहीं, कोई मार्च किस्म की कोई चीज नहीं है, ये बस वो इकट्ठे ही होना है। अच्छा, मामला ये है कि जिस तरह मैंने पहले खबर दी थी आपको, तजिया ने मैं खबर दे रहा हूँ। अच्छा, इसका अंजाम भी APC की तरह होगा। वो जो पुरानी APC का आपने कहा था जो हुई है, वही बांध का बोलियां बोल रहे थे ना, जी मुत्तहिदा अपोजिशन वाला मामला था जिस तरीके से वो, लेकिन यौम स्याह तक तो वो एग्री किया था उन्होंने, वो तो मना रहे हैं। अच्छा, मामला ये है कि इसका हाल अभी वो कहते हैं ना, वो हंडिया बीच चौराहे में फूट गई है। अब वहां पे जो पेशावर के अंदर जलसा हो रहा है
मौलाना फजलुर रहमान JUIF का जलसा अलहदा हो रहा है जी जी ऐसे ही है। और पेशावर में 2 जलसे हो रहे हैं। जी जी मुत्तहिदा दूसरा जो मुत्तहिदा अपोजिशन पे किधर रह गई किसी रहनुमा ने उनके अंदर जाने से इनकार कर नहीं, दिया। वो अपोजिशन कह रही है कि मुत्तहिदा अपोजिशन का अलग अच्छा, है अब दूसरी और आ मौलाना गई साहब मुत्तहिदा का अलग है। अपोजिशन, यानी वहाँ पे मदारस के माशाल्लाह स्टूडेंट्स होंगे, उनके अपने सपोर्टर होंगे, बहुत ज़्यादा चूँकि पॉपुलर लीडर हैं, बहुत ज़्यादा उनका वोट बैंक है, क्योंकि इसलिए बहुत भारी अक्सरियत से सीट जीते हैं, ये भी आपको पता है। नहीं अब कोई सीट नहीं जीते। अच्छा मैं क्या शायद अच्छा मौलाना साहब मामला को ये है सीट कि नहीं अवाम के हरदल अजीज लीडर हैं, दिलों की धड़कन है, तो इसलिए मिलियन मार्च तो क्या मैं कहता हूँ वो करोड़ भी अगर कहते बंदा तो हो सकता था इकट्ठा, इतने हरदल अजीज पॉपुलर लीडर है यार आज तो बहुत अच्छा अब मामला ये है कि आ गया दूसरा जलसा। जी, जी, जी। दूसरे जलसे के अंदर नून लीग की क़यादत है और शहबाज शरीफ साहब का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। confirm अब इम्कान है जी, जी, क्योंकि नहीं वो बेचारे फंसे हुए मजबूर है, एक तरफ भाई है दूसरी तरफ नैब है, तो किस तरफ जाए बंदा। ठीक है, तीसरी तरफ वो भतीजी है, अब भतीजी जो है वो खुद से सोलो फ्लाइट कर रही हैं, दूसरी तरफ आफ्ताब शेरपा और JUIF है, फिर फरतुल्लाह बाबर साहब तो second tier है है, रजबानी साहब है ना, तो वहाँ पे बिलावल जा रहे हैं, जारी बात है, चेयर पर्सन है पीपल्स पार्टी के, वो नहीं जा रहे। मुझे समझ नहीं आ रही है मुत्तहिदा बिलावल तो किसको वैसे नाम दिया पाकिस्तान में नहीं है। वो बिलावल भुट्टो साहब ने आज बड़ा ट्वीट सेंसिबल उन्होंने प्रिवेल किया, मेरे ख्याल किसी ने समझाया है कि अबू बचाव मुहिम करनी है या ये तो काम? बस ये तकरीरें होंगी, अच्छा, जलसे होंगे नहीं, और खत्म तकरीरें कहानी। सुन लेना उसका आप impact कोई ऐसे नहीं है। इकबाल ख्वाजा आसफ अगर मरियम साहबा अगर करेंगी यहाँ पे जिस तरह कहा जा रहा है कि माल पे करेंगी, तो मजबूरी उनकी नौकरी है, वो फिर ख्वाजा आसफ ऐसे इकबाल तो इधर ही रह जाएंगे। अच्छा शहबाज शरीफ साहब बेचारे फंसे हैं, वो भी नहीं जाएंगे। चलें, तो आपने अब तो बिल्कुल ही पीपल्स पार्टी की भी सेकंड सारा ईयर है, आपने तो लुटिया ही डबो दिया उनकी तो बिल्कुल ही कोई आप मामला ये है अच्छा मैं कि अगली इन खबर विचारों की मुझे तो अच्छा तरस आ उसामा रहा साहब है। इसमें हाँ जी, इसमें बाबर साहब, इस पर बात कर लें, फिर अगली खबर बहुत इसमें बड़ी है। जो चेरिंग क्रॉस है वहाँ पर कर रही है मरियम जी, जी। और फिर पार्टी चेरिंग क्रॉस पे अलग-अलग ये दोनों जलसा कर रहे हैं क्या हो परसों, इकट्ठा जलसा नहीं कर रहे। और बयानियां different है ना। शहबाज शरीफ साहब के बारे में इतला ये है कि उनकी कमर में बहुत शदीद दर्द है, जिसकी वजह से वो शायद कोई जलसा भी अटेंड ना कर सकें। तो कमर दर्द ऑब्वियस है कि आपको पता है कि उन्होंने जलसा अटेंड करना ही नहीं था। पेशावर में ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल जाएंगे और वहाँ पर शदीद इख्तलाफात थे क्योंकि मौलाना मिलियन मार्च करना चाह रहे थे और कोई भी उनके मिलियन मार्च में शमूलियत नहीं करना चाह रहा था, शदीद डिफरेंसेस थी, लिहाजा इसलिए यही फैसला किया कि मौलाना जो मिलियन मार्च है वो अलहदा करें और बाकी जलसा अलहदा होगा। बिलावल साहब पाकिस्तान में वैसे नहीं होंगे, तो आप देख लेंगे जलसे की क्या अहमियत होगी। मरियम का जो जलसा है वो वैसे ही उसकी कवरेज नहीं होनी, ऑब्वियस रीजन। नहीं, सड़कों पर वो 1000-2000 अदारों को टारगेट करेंगी, अदारों को गाली, जिस तरह से वो अदारों के बारे में बातें कर रही हैं, जिस तरह से अदारों को टारगेट करती हैं अपने मखसूस मकासद के लिए, वो अदारों को के खिलाफ हज़र साई करती हैं, तो वो पैमरा के जो कवानीन है उसके अच्छा मुताबिक। डोगर साहब आपने तो जब मैं तो एक बात की मायूसी की जो फजल रहमान साहब के लिए और अपोजिशन की जो टीयर है सेकंड मेन तो लीडरशिप आ नहीं रही। जी जी अगर मरियम साहबा के जलसे की कवरेज नहीं होनी, वाकई बात ये तो ठीक है कि पैमरा ने तो नहीं हो पा रही ना। पैमरा ने तो उसामा कहा है साहब, हर दफा आप बयानियां से पैमरा क्या कवानीन के की आप- मुताबिक क्योंकि नहीं हो पैमरा सकती। कवानीन के मीडिया वहाँ होता है मुताबिक मगर- आप डायरेक्ट अदारों को टारगेट नहीं कर सकते। आप भी नहीं कर डायरेक्ट सकते कोई भी प्रोग्राम में किसी लाइव शो में वो किसी वहाँ जगह पर- पे। सर सारी नैब दुनिया को- में हाँ जी। अदालतों सारी को- दुनिया में ये लॉ है, चाहे आप अमेरिका में चले जाएं चाहे यूके में चले जाएं, आप कोर्ट्स को और अदारों को टारगेट नहीं कर सकते। अच्छा, डोगर साहब, दुनिया में पाकिस्तान में मादर जो पिजर आजादी दुनिया में जो कहीं नहीं है। सेंसरशिप का अच्छा, रौला डाल रहे हैं, मुझे ये बता दो उसामा साहब, जी, जी, जी। पाकिस्तान में सेंसरशिप किसको कहते हैं? यानी मरियम साहबा मफरूर मुलजम, भगौड़े मुलजम, सजा याफ्ता मुजरम जरदारी साहब अभी वो रिमांड पे साहब नहीं, ये बकायदा चीज इंटरव्यूज नहीं दे है। रहे ये चीज नहीं है। हैं, वो आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, देखिए, भगौड़ा हिसाबदार censorship- वो टीवीज पे आके इंटरव्यू दे रहा है। नहीं। आप जो चाहे बंदा ट्वीट कर रहे हैं, आपके आजाद आपके हैंडल है। मुझे ये बता दें सेंसरशिप क्या कभी हमें को ऑफर किया गया? सर ये किसी को? सेंसरशिप हम नहीं है, बोलते हैं, आपके open बोल रहे हैं। पैमरा ने एक कानून बनाया है, वो एक सेट कानून ऑफ पैमरा कानून ने है। कानून सर, मौजूद है, उसको फॉलो करना है उसको ना। उन्होंने कहा कि भाई आप- ये कानून आप है, उसको वायलेट करेंगे तो सेंसरशिप नहीं है। Freedom ये of सारी expression दुनिया में- हाँ जी, और वो कवानीन को इस डोगर साहब आप तहरीक 19 इंसाफ की आर्टिकल हुकूमत में नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बने। ऑफ पाकिस्तान पे आ जाते हैं। आर्टिकल 19 और 19A के अंदर तो उसमें फ्रीडम क्लियर ऑफ लिखा है एक्सप्रेशन कि है आप ना, अदारों को टारगेट नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है सब्जेक्ट टू किसके लिए? विद लिमिटेशन। हाँ जी, कि आप जुडिशरी के ऊपर टारगेट नहीं आखिरी करेंगे, खबर। इंटेग्रिटी के ऊपर, सॉवरेनिटी के ऊपर, आप मजहब के ऊपर और आर्मेड फोर्सेस के ऊपर। आखिरी तो खबर। अगर करेंगे तो वो तो पैमरा हरकत में आएगा अच्छा, ना। आखिरी खबर जो वीडियो स्कैंडल है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है।
अब उसमें बहुत सी अहम बातें सामने आई हैं। एक तो ये चीफ जस्टिस ने भी उसमें ये रिमार्क्स दिए हैं कि ये जो वीडियो मरीम साहिबा लेकर आई थी सामने, अगर वो असली थी तो वो हाई कोर्ट में केस है, वहाँ क्यों नहीं अभी तक लेकर गए वो? उनको तो फ़ौरन वहाँ पर ले जाना चाहिए, ये एक सवाल उठ रहा है। फिर ये है कि ये बातें भी हो रही हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी, जो दरखास्तें आई हैं कि जी इस वीडियो को देखा जाए, या फिर ये अप्रोप्रिएट फोरम नहीं है जाकर जनाब जो कवानीन मौजूद हैं उनके मुताबिक हाई कोर्ट या दीगर जो इदारे हैं वहाँ पर जाया जाए। FIA को कह दिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर इस पर तहकीकात मुकम्मल कर लें। तो बाबर डोगर साहब 3 हफ्ते मेरे मुंह से 3 महीने का 3 हफ्ते के अंदर अंदर, तो आपको लगता है बाबर डोगर साहब इसकी कोई तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी? क्योंकि ये तहकीकात उसकी चल रही है जो मियाँ सलीम ने जो वीडियो खरीदी मियाँ वो तारिक से, और उसने आगे नासिर भट्ट को बेच दी। अब ये 2 किरदार तो पहले ही बाहर भाग गए हैं जो नून लीग के करीबी किरदार हैं, जिनको उन्होंने माना है उसमें, जिन्होंने वो वीडियो खरीद कर ब्लैकमेल किया। अब भी फिर मामला किस तरह से आगे चलेगा? उसामा साहब, इसमें 2 वीडियोस हैं। एक जज साहब की वीडियो है जिसके जरिए उनको ब्लैकमेल किया गया, ये सारा कुछ तौहीन अदालत की रमज़न में आता है। और दूसरी जो वीडियो है उसमें जिस तरह से जज साहब ने जो है वो PMLN जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, दूसरी वीडियो वो है। उस पर ये अदालत को बता दिया गया कि उसकी ऑडियो अलहदा है, वीडियो अलहदा है, और पाकिस्तान में उसका फोरेंसिक ऑडिट इस तरह से हो नहीं सकता। ISO सर्टिफाइड कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इसका टोटल ऑडिट करे और उसकी डिटेल्स दे। तो उन्होंने FIA से कहा कि आप 3 हफ्ते में इसकी इंक्वायरी करें और इसकी रिपोर्ट दें दोनों इश्यूज़ की। तो मुझे लग रहा है कि नून लीग पे एक बुरा टाइम आ रहा है, मरियम पे बुरा टाइम आ रहा है। क्यों? हर हवाले से इसमें मरियम, नवाज शरीफ, देखिए ये भी बात डिस्कस हुई कि एक मुलजिम जो है जो कि जेल में है, जो कि ज़मानत पे रहा हुआ है, वो जज साहब उससे किस तरह से मिल सकते हैं और मुलजिम उससे किस तरह से मिल सकता है। और उसके बाद जो उसके मरकज़ी करैक्टर हैं जिन्होंने ये वीडियो बनाई जिसमें नासिर भट्ट साहब हैं, वो तो पाकिस्तान में है ही नहीं है। तो अगर वो भी नहीं है और अगर वीडियो असली साबित भी नहीं होती तो फिर सारा मलबा तो मरियम पे आता है जिन्होंने इसको प्रोपेगेट किया, जिसने अदारों को इसमें घसीटा और ये साबित एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि जनाब ये प्रेशर के अंदर फैसला किया गया। जब तक वीडियो असली साबित ही नहीं हो जाती उस वक्त तक ये सारी जिम्मेदारी मरियम नवाज। आपने बड़े अच्छे तरीके से बात कही कि 2 वीडियोस हैं। एक तो हो गई जो मरियम सामने लेकर आई थी, उसको तो देखना पड़ेगा कि वो सही है, असली है, जाली है। अब वो जाली का तो हमने सारा बता दिया बोल्ड न्यूज़ ने। अब वो चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं कि अगर असली वीडियो है तो अभी तक क्यों नहीं लेकर गए वो हाई कोर्ट में अभी तक, और उस पर कोई वो जवाब नहीं आ रहा। वो किरदार जो है वो बाहर भाग चुके हैं। अब वो कहाँ है वो वीडियो? और फिर वो खुद कहती हैं ऑडियो वीडियो मिक्स की गई, उसका मतलब है कि वो असली नहीं थी जो सामने लाई गई, ओरिजिनल नहीं थी। दूसरी जो वीडियो है असद खरल साहब, उस पर तो फिर बड़ी सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उसके किरदार तो पता लग रहे हैं कि उन्होंने वीडियो जिन्होंने खरीदी फिर उनसे खरीद कर वो। अब शॉर्टेस्ट में तो बताऊंगा कि अटॉर्नी जनरल साहब के और चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स अगर मैं छोटे से नाज़रीन के लिए मुख्तसर 2 मिनट हम अपनी अटॉर्नी जनरल जो दलाइल पेश की, उन्होंने कहा कि FIA ने मुलजम तारिक महमूद को इस केस में गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने मियाँ सलीम रजा नाम के शख्स को वीडियो फरोख्त की और सलीम रजा ने यह वीडियो नासिर भट्ट को भेज दी जो बाहर बगारिया जो नून लीग का बड़ा वर्कर है। उन्होंने कहा कि FIA ने तारिक महमूद का रिमांड लेके एक तो जेल भेज दिया। नासिर भट्ट और सलीम रजा दोनों मुल्क छोड़ चुके हैं और मियाँ तारिक को आपको पता है दुबई भाग रहा था जब उसको पकड़ा गया। अब दौरान समाज जब चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि नवाज शरीफ अपील उन्होंने कब दायर की, उन्होंने कहा ये अटॉर्नी जनरल जवाब दिया कि जज के मुताबिक जो नवाज शरीफ ने मुलाकात अप्रैल में हुई है और उन्होंने 12 वक्त अपील दायर की थी। जस्टिस आसफ जो सोचा चीफ साहब ने कहा कि अगर अपील अप्रैल में दायर हुई थी तो जज ने अप्रैल में इसका जायजा कैसे लिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अलग अलग की गई। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की जाने वाली वीडियो जाली थी या असली थी, क्योंकि इसमें मिक्स ऑडियो और वीडियो को मिक्स करके इसका मतलब यह है कि मवाद असल नहीं था। अटॉर्नी जनरल ने मौका बनाया कि वीडियो सामने लाने की कोशिश की जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क दिया कि सारे मामले पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी तो की जा सकती है जो चेयरमैन नैब भी कर सकते हैं। वो जो ऑब्स्टेकल और हिंड्रेंस वाली मैं बात कर रहा था। इस मौका पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा सुप्रीम कोर्ट फ्री कैन के इल्जामात की हकीकत जानना चाहती है। अदालत ने तमाम इल्जामात की सच्चाई का जायजा लेना है और हमने अदालत की तकद्दस को बरकरार रखते हुए काम करना है। अटॉर्नी जनरल कहना था कि वफाकी हुकूमत ने वीडियो स्कैंडल से मुतल्लिक दरखास्तों का मुखालफत की कानूनी। फिर अब मामला ये है कि जिस तरीके से उनका 3 हफ्तों के अंदर FIA ने अब तक वो जो मरियम साहबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो वीडियो कब्जे में क्यों नहीं ली। आप जाती उम्रा में जहां मर्जी छापे मारे,
वो वीडियो ली जाए, वो ऑडियो जो थी कहां पे मिक्स हुई, कहां पे उसको एडिट किया गया, कौन कौन से मीडिया हाउसेस के लोग थे, किस तरीके से ये सारा काम किया गया और किस तरह ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस इन्वेस्टिगेशन की गई। और साथ ही उन्होंने कहा उनका जो मर्जी हो जाए, रीट्रायल अगर ये जिस तरह कह रहे थे ना कि अब तो बाहर आ जाना चाहिए, उन्होंने कहा ईरान में इसलिए हूं, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर इतना ज्यादा इनके पास मवाद था तो बड़ा स्ट्रांग इनके पास एविडेंस था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों लेके गए। और उनका अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा कोई कमीशन इनको नहीं बरी कर सकता जो इनके पास मटेरियल है। और एफआईए को उनका कि 3 हफ्ते का हम टाइम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद फैसल साहब का। लेकिन ये एक नई बात आपने कर दी है कि एफआईए छापे मार सकती है उस वीडियो के लिए जो मरियम साहिबा सामने लेकर आई थी, वो तो उनके पास है, उनको खुद सामने लानी चाहिए। और अगर वो नहीं लाती तो इसका मतलब है कि एफआईए खुद से कार्रवाई कर सकता है कि लाएं, वो हमें दें वो वीडियो, फिर उसको देखा जाए और उसको प्रेजेंट किया जाए। अब तक ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि अगर वो वीडियो असली थी तो अब तक क्यों नहीं सामने लाई गई, क्यों नहीं उसको अदालत में ले जाया जा रहा। उसके बगैर मामला कहीं नहीं बढ़ सकता। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।